Hello dear students, this is Dr. Isha Ravi from Physics Vision, and so today we are discussing Master Cadet 2017 paper Part 2B। जैसा कि हमारी सीरीज चल रही है इसमें ये Part 2B कर रहे हैं आज हम, जिसमें हम 31 से लेके 40 क्वेश्चन डील करेंगे। So firstly question number 31. Eigenfunctions for a rigid dumbbell about its center have a phi dependence of the form psi of phi is equals to a e power iota m phi, where m is a quantum number, a is a constant. Which of the following values of a will properly normalize the function? देखिए बेटे, जो रिजिड डम्बल वाला टॉपिक है ना, ये वाला टॉपिक, ये टॉपिक हाइड्रोजन एटम में पढ़ते हैं हम। हाइड्रोजन एटम का जो वेव फंक्शन होता है, पूरा वेव फंक्शन स्फेरिकल होता है। वो तीन फॉर्म में दिया जाता है, थीटा बड़ा, जैसे आज बड़ा है, एंड फाई जो फाई पे डिपेंड करता है। और इन तीनों में से ये जो दोनों होते हैं, इन्हें स्फेरिकल हार्मोनिक्स बोला जाता है इसके, जिसे हम वाई एल एम थीटा और फाई कह देते हैं। इसमें से जो आर होता है वो सिर्फ आर पे डिपेंड करता है, फाई जो होता है वो एम पे डिपेंड करता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पे, और थीटा एल और एम दोनों पे डिपेंड करता है। अब इस हिसाब से तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू जब आप हाइड्रोजन एटम पढ़ते हैं तो आपको वहां देखते हैं कि उसकी डायरेक्ट वैल्यू होती है 1/√2 पाई ई पावर आइटा एम फाई। यहाँ पे जो आर होता है वो रेंज करता है 0 टू इन्फिनिटी। थीटा की जो रेंज होती है वो वेरी करती है 0 टू पाई, और जो फाई की रेंज होती है वो वेरी करती है 0 टू 2 पाई। ये थोड़ी सी तीन इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो पहले तो इसका आंसर बन रहा है सी ऑप्शन। अब द अनदर थिंग इज, मान लो किसी बच्चे को ये नहीं याद, तो वो कैसे करेगा? फिर वो नॉर्मलाइजेशन वाला मेथड अप्लाई करें। नॉर्मलाइजेशन वाला मेथड क्या होता है? साई स्टार साई डीवी, डीवी के लिए तो हमारे पास यहाँ पे एक ही वेरिएबल के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, डी फाई करना चाहिए आपके विषय, इक्वल्स टू 1। अब ये क्योंकि 0 टू 2 पाई फाई की इंटीग्रेशन है तो डी फाई कर देते हैं, ठीक है। अब अगर साई 0 टू पाई, साई स्टार क्या होगा? ए ई पावर माइनस आइटा एम फाई, और वो ए विद ई पावर आइटा एम फाई, डी फाई 1। ये 1 हो गया, और ये ए स्क्वायर बाहर आ गया। 1 1 की इंटीग्रेशन डायरेक्टली क्या लिख देते हैं हम? इट बिकम्स 5 फ्रॉम 0 टू 2 पाई इक्वल्स टू 1, सो ए स्क्वायर इंटू 2 पाई, ए आ गया 1/√2 पाई। तो आपका जो वेव फंक्शन है वो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि यहाँ से भी हमें पता चल गया कि फाई इज इक्वल्स टू 1/√2 पाई ई पावर आइटा एम फाई। ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। डायरेक्ट हाइड्रोजन एटम के केस में भी हम इसको पढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। ये क्वेश्चन हुआ है जिसमें सब बच्चों को बड़ा टिपिकल सा लगता होता है कि डायरेक्शंस कैसे निकलेंगी। A negative test charge is moving near a long straight wire in which there is a current. A force will act on the test charge. सबसे पहले तो ये देखिए कि वो नेगेटिव टेस्ट चार्ज इसकी तरह, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ रही है, ठीक है। अच्छा, तो इसे करते हैं हम नेक्स्ट पेज। हम ये मान लेते हैं कि ये वायर थी जिसमें करंट जा रहा है, ठीक है। तो करंट, लेट करंट विल बी अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, करंट वाई एक्सिस की तरफ। अगर करंट वाई एक्सिस की तरफ है तो हम पार्टिकल इसकी तरफ आ रहा है, तो हम मान लेते हैं कि जो वेलोसिटी है वो किसकी तरफ होगी? वो एक्स एक्सिस की तरफ होगी, वेलोसिटी एक्स एक्सिस। अगर ये इसकी तरफ आ रहा है, वेलोसिटी एक्स एक्सिस की तरफ है, तो वेलोसिटी अगर एक्स की तरफ है तो आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे तो जब आप उसे लगा के देखेंगे तो आपको खुद को पता चलेगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर की तरफ पॉइंट कर रहा है, आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर, राइट। मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड फिर क्या हो गया? मैग्नेटिक फील्ड हो गया के कैप। तो अब मुझे तीनों चीजें पता चल गई, क्योंकि आई जे के से करना थोड़ा सिंपल हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम आते हैं फोर्स के फॉर्मूले में। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F इज इक्वल टू क्यू
V क्रॉस B, Q V क्रॉस B, Q क्या है इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी कहाँ है along x axis, V I कैप, मैग्नेटिक फील्ड इज along K कैप, K और I की प्रोडक्ट तो J होती है, ये उल्टा है तो माइनस J हो जाएगा और माइनस आगे है तो ये E V B J। करंट कहाँ ले रहे थे हम J की तरफ, और जो चार्ज आपने आया चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो भी J की तरफ, मतलब क्या हुआ कि करंट भी इधर आ रहा था और चार्ज पार्टिकल भी इधर ही मूव कर रहे हैं अलोंग, तो उसको फोर्स भी तो इधर ही लग रही है राइट, अलोंग J कैप लग रही है, F इज अलोंग J कैप। अब इससे फिर हमने एक चीज पढ़ी थी, हमने एक चीज पढ़ी थी कि अगर दो करंट कैरिंग कंडक्टर्स में करंट सेम डायरेक्शन में हो तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, और अगर दोनों में करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो दे रिपेल ईच अदर। यहाँ पे क्योंकि हमें दिख रहा है कि दोनों में सेम डायरेक्शन में आएगा तो अट्रैक्शन होगी, इसका मतलब क्या होगा, ये जो भी चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन होगा ये वायर की तरफ मूव करेगा, so that means it will move towards the wire, it will move towards the wire, ठीक है। so option would be A option is a right answer। next question, question number 33, the Frank Hertz experiment and related scattering experiment shows that, मतलब सीधा है फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट के बारे में सोचिए, है ना। फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट में क्या क्या होता है, पहले तो वो सारी चीज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो इसमें मरकरी एटम्स यूज होते हैं, ठीक है। दूसरा जो इसमें स्कैटरिंग होती है वो कौन सी होती है, वो इन इलास्टिक होती है, इन इलास्टिक स्कैटरिंग होती है, ठीक है। एंड तीसरा इसके अंदर स्कैटरिंग होती किस किस की है, मरकरी एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स की, मरकरी एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग कि इसके अंदर जो स्कैटरिंग लॉस होता है फिर इससे रिजल्ट क्या निकलता है, इसका रिजल्ट ये निकलता है कि एटम हैज डिस्क्रीट एनर्जी लेवल, KLM शेल, एटम हैज डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स। तो इसके सारी ऑप्शंस को अगर हम देखें तो हमारी कौन सी ऑप्शन है जिसमें एटम्स ऑफ सर्टेन एनर्जी रेंज कैन बी स्कैटर्ड इनइलास्टिकली एंड द एनर्जी लॉस्ट बाय इलेक्ट्रॉन इज डिस्क्रीट, तो इससे सी ऑप्शन बन रही है। और इसमें कौन सी उसने ग्राफ दिया था, उस ग्राफ में क्या बताया गया था कि इधर है एक्सेलरेटिंग वोल्टेज और इधर है करंट, कि कितना करंट कलेक्ट हुआ, कलेक्टेड करंट। और इस करंट में ये जो ग्राफ आया था ये ग्राफ ना कुछ ऐसे था, समट लाइक दिस। तो मैक्सिमम जो आया था इस केस में ये 4.9 वोल्ट पे आया था। इसने बोल दिया था एक के शेल है, एल शेल है, एम शेल है, कि इसमें ऐसे शेल्स एग्जिस्ट करने लग जाती है, ठीक है। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, the Hamiltonian operator in the Schrodinger equation can be formed from the classical Hamiltonian by substituting, देखो इक्वेशन होती है H psi equals to E psi, क्लासिकल हैमिल्टोनियन से कैसे बनेगा, क्लासिकल हैमिल्टोनियन से बनने का एक ही तरीका है कि आप ऑपरेटर लगाओ, क्योंकि आप क्वांटम में जाना चाह रहे हो, क्वांटम में तो हर चीज ऑपरेटर बेस्ड होती है, तो इसका जो ऑपरेटर होता है वो कौन सा होता है, ये वाला होता है माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस वी एक्स ऑफ वाई। तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं है, डिस्क्रीट एनर्जी वैल्यूज का कोई लेना देना नहीं है। गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन का इसमें कहां से आएगा, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन तो वेव फंक्शन को कंप्लीट करता है। तो यहाँ पे अगर होता इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द ऑपरेटर्स, तो वो आंसर हो जाना था, बाय यूजिंग ऑपरेटर। सो डी ऑप्शन इज द right answer, none of them, we need operator for it, this operator। next question, question number 35, a cube has a constant electric potential V on its surface, if there are no charges inside the cube, the potential at the center of the cube। देखिए जब अंदर कोई चार्जेस नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो,
अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो पोटेंशियल कांस्टेंट, पोटेंशियल कांस्टेंट मतलब इट बिहेव्स लाइक अ इक्विपोटेंशियल सरफेस, अंदर बाहर हर जगह सेम ही होगा। तो अगर इक्विपोटेंशियल है तो जितना पोटेंशियल उसके सरफेस पे था V उतना ही उसके अंदर भी होगा, सो इट विल बी डी आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आफ्टर दिस, क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइगन फंक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर दिस। जैसे बेटे ऑपरेटर के साथ आप मैथ्स में भी पढ़ते हैं ना कि ऑपरेटर वेव फंक्शन पे ऑपरेट करता है, एक वैल्यू देता है और ऑपरेटर एज इट इज वापस आ जाता है, राइट, और इसको इसकी आइगन वैल्यूज बोलते हैं। चार ऑपरेटर्स हैं, चारों अप्लाई करके देखो तो सेम फंक्शन आना चाहिए। हमें खुद को पता है कोस को ऑपरेट करेंगे तो साइन आ जाएगा, सेम फंक्शन नहीं आया। साइन को ऑपरेट करेंगे तो कॉस आ जाएगा, सेम फंक्शन नहीं आया। एक्सपोनेंशियल्स चेक कर लेते हैं कि माइनस आइटा एच कट कर्ल बाय कर्ल एक्स ई पावर माइनस आइटा के एक्स, इसको चेक करें। सो माइनस आइटा एच कट इंटू माइनस आइटा के, और एक्सपोनेंशियल तो एज इट इज ही आ जाना है। तो ये आइटा आइटा कट गया, आइटा स्क्वायर -1, तो फायदा नहीं हुआ है ना, क्योंकि सारे करके फिर से एक माइनस एच कट के आ रहा है, माइनस एच कट के आ रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि इसे वैल्यू एच कट के चाहिए, माइनस एच कट के नहीं चाहिए। तो डी ऑप्शन पे चेक करें तो फिर डी ही होगी, ऑब्वियसली है ना। तो कर्ल बाय कर्ल एक्स ई पावर आइटा के एक्स, तो ये बन गया माइनस आइटा एच कट आइटा के ई पावर आइटा के एक्स। ये हमें सही आंसर दे रहा है, क्योंकि आइटा स्क्वायर -1 होता है, माइनस माइनस +1, तो ये बन रहा है एच कट के। सो दैट मीन्स कि दिस इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। ये आगे चारों मैक्सवेल इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस करा है। लिस्टेड बिलो आर द मैक्सवेल इक्वेशंस ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इफ मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट, मोनोपोल एग्जिस्ट कर जाते तो क्या होता। ये जो डेल डॉट बी वाली जीरो है, ये तो फॉर श्योर ही नो, इक्वेशन गलत हो जाती है, क्योंकि ये इक्वेशन का तो फिजिकल सिग्निफिकेंस ही यही होता है कि डेल डॉट बी जीरो सजेस्ट दैट मैग्नेटिक मोनोपोल्स डज नॉट एग्जिस्ट, राइट, क्योंकि ये बताता है इसी चीज को ये। अब क्योंकि ये मैग्नेटिज्म से रिलेटेड है तो दूसरी इक्वेशन, तो फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन तो गलत ही होगी, क्योंकि फोर्थ आना चाहिए। बची कौन सी, सेकेंड और फोर्थ। सेकेंड ऑप्शन मैग्नेटिज्म वाली है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं होता। मोनोपोल से तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगा, तो दैट मीन्स सेकेंड ऑप्शन इसके साथ और इफेक्ट होगी, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड वाली दोनों ऑप्शन है वो इफेक्ट होगी। सो डी ऑप्शन इज अवर, डी नहीं सॉरी बेटे, सी ऑप्शन, जिसमें कि दोनों मैग्नेटिज्म वाली आ रही है, डेल क्रॉस ई वाली एंड दूसरी कौन सी, डेल डॉट बी वाली, क्योंकि उस दोनों में ही मैग्नेटिज्म डायरेक्टली इन्वॉल्व है। नाउ क्वेश्चन नंबर 38, कंसीडर अ हैवी न्यूक्लियस विद स्पिन हाफ, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रेशियो ऑफ इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस न्यूक्लियर टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो इलेक्ट्रॉन हल्का है, हमें पता है, हैवी न्यूक्लियस फिर किसको बोल रहे होंगे, प्रोटॉन की बात कर रहे होंगे, है ना, क्योंकि उसी की स्पिन हाफ होती है। दोनों की इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट की थोड़ा सा आइडिया लेके हम चल सकते हैं। ऐसे हम एग्जांपल ले ली हैवी न्यूक्लियस की, प्रोटॉन, हमें पता है कि जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है वो हैवी होता है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से कितना हैवी होता है, 1836 गुना, ठीक है। अब ये अगर इससे हैवी है तो जो बोहर मैग्नेटॉन का फॉर्मूला होता है, बोहर मैग्नेटॉन के फॉर्मूले में क्या होता है, ई एच कट अपॉन 2me, और न्यूक्लियर मैग्नेटॉन के फॉर्मूले में होता है ई एच कट अपॉन 2mp। इन्होंने पूछा है द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ दिस न्यूक्लियस टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ऊपर न्यूक्लियर वाला, नीचे कौन सा, बोहर मैग्नेटॉन, क्योंकि बोहर मैग्नेटॉन ही होता है इलेक्ट्रॉन का, तो ठीक है। तो उन दोनों की रेशियो पूछी हुई है, उन दोनों की अगर मैं रेशियो लूं तो एक ही चीज का डिफरेंस आ रहा है, मास का, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मासेस, मतलब प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन ऊपर और प्रोटॉन नीचे, राइट। तो अगर आप इस चीज को सॉल्व करें तो हमने अभी देखा है कि जो प्रोटॉन का मास है वो 1836 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो हमें पता चल गया कि न्यूक्लियर मैग्नेटॉन अपॉन बोहर मैग्नेटॉन की वैल्यू आ गई 1/836। अच्छा, तो ये वैल्यू फिर क्या हुई, 1 से छोटी हो गई ना, तो यही तो बोला था इसने कि रेशियो ऑफ इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस न्यूक्लियस टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन
क्या होगी, 0 नहीं है, इन्फिनिटी नहीं है, ग्रेटर देन 1 भी नहीं है, रेदर इट इज लेस देन 1। क्यों? 1/836 आई है। तो इसको ऐसे भी याद रख लीजिए, इसको थोड़ा ऐसे भी याद रख लीजिए कि जो बोहर मैग्नेटॉन है इट इज 1836 टाइम्स ऑफ न्यूक्लियर मैग्नेटॉन। तो ये उससे इस तरह से रिलेट होता है, जिसको कई बार हम नियरली 2000 टाइम्स ऑफ न्यूक्लियर मैग्नेटॉन भी हम बोल देते हैं। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। 39 जब ऐसा क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तब आपको माइंड में आएगा कि सबसे सौखा किसको चेक किया जा सकता है। तो सबसे सौखा इसको चेक करो कि सबसे पहले स्ट्रेंजनेस ही चेक कर लो, बाकी चीजें चेक करने में तो हमें खुद को नहीं समझ आएगी, राइट। अब इस रिएक्शन में सबसे पहले मैं स्ट्रेंजनेस अगर देखूं तो ये लैम्डा 0 है, सॉरी दिस इज लैम्डा 0, लैम्डा। तो लैम्डा 0 इज इक्वल टू p प्लस पाई नेगेटिव। देखो स्ट्रेंज पार्टिकल्स कौन से होते थे, स्ट्रेंज पार्टिकल्स होते हैं केऑन्स एंड हाइपरॉन्स। हाइपरॉन्स लैम्डा सिग्मा वाली फैमिली, कास्केड वाली फैमिली और ओम। इनकी स्ट्रेंजनेस कितनी होती थी, इसकी -1, इसकी -1, -2, -3। और केऑन्स की स्ट्रेंजनेस +1 होती थी, तभी केऑन्स में s बार आता होता है। और इन सब में एक s यहाँ पे 2 s आएंगे और यहाँ पे तीनों ही s आएंगे, ठीक है। चलो अब हम अपने जरा इक्वेशन को देखें। हमारी इक्वेशन है लैम्डा 0 इज p प्लस पाई पॉजिटिव। p प्लस पाई पॉजिटिव अगर इसको देखा जाता है तो इट बिकम स्ट्रेंजनेस चेक करें तो इसकी स्ट्रेंजनेस है -1, प्रोटॉन की 0, पाई नेगेटिव है, सॉरी पाई नेगेटिव ऑल्सो 0। इसका मतलब ये इक्वेशन स्ट्रेंजनेस को कंजर्व नहीं करती, तो ये फॉर श्योर आंसर इसका है, ठीक है। चलिए आगे चल रहे हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। इतनी बड़ी स्टेटमेंट पढ़ते पढ़ते आप लास्ट लाइन तक पहुंचते हैं तो आप पिछली ही भूल जाते हैं, राइट। तो इसमें याद रखने वाली बात क्या है, बीटा डीके ऑफ कोबाल्ट 60। ये जो बीटा डीके ऑफ कोबाल्ट 60 है ना, ये कोबाल्ट 60 का स्पेशल केस है, इसे बोलते हैं पैरिटी वायलेशन इन कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 में यही होती है पैरिटी वायलेशन इन बीटा डीके, जिसकी स्पेसिफिक एग्जांपल ही कोबाल्ट 60 होती है, ठीक है। एक्चुअली में इसमें होता क्या है कि जब आप इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इसके कुछ पार्टिकल अलोंग द डायरेक्शन जाते हैं और कुछ पार्टिकल ऑपोजिट टू द डायरेक्शन जाते हैं। अगर एक रफली डायग्राम बनाया जाए तो रफली डायग्राम में हम ऐसे दिखा देते हैं कि अगर ये कोबाल्ट 60 का चलो एटम है, तो अगर ये मैं इसका बेस मान लूं, ठीक है, जस्ट लाइक अ मिरर, और हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया ऊपर वाली डायरेक्शन में, तो जो मैग्नेटिक फील्ड के जो फेवर करने वाली स्पिन्स होती हैं वो कम दिखा दे और जो ज्यादा वाली हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है। मतलब कहने का मीनिंग मेरा ये है कि जो स्पिन फेवर कर रही है मैग्नेटिक फील्ड को, जो स्पिन अप वाली है वो लेस है और जो स्पिन डाउन है वो हाई है। तो अगर स्पिन डाउन अगर हाई है तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसको एक मिरर मान लूं तो हम ये कह सकते हैं कि मिरर में सिमेट्री नहीं आ रही है। सो दैट मीन्स कि ये डी ऑप्शन थी इसकी, ये रोटेशनल इनवेरियंस। तो इसका सी आंसर है विच इज एक्चुअली रिफ्लेक्शन इनवेरियंस, ठीक है, कि ये रिफ्लेक्शन इनवेरियंस नहीं शो करता। ये क्वेश्चन पेपर में आते ही आपको क्लियर कट पता चल जाएगा कि कोबाल्ट 60 का मतलब है पैरिटी वायलेशन इन बीटा डीके, ठीक है। और बीटा डीके की पैरिटी वायलेशन एक ही होती है एंड दैट इज दिस मिरर, मिरर के थ्रू देखना मतलब रिफ्लेक्शन वाली इमेज, ठीक है। सो दिस कंप्लीट्स द कंप्लीट 2017 पेपर एंड we will now meet in the next video with 2016. Thank you. Do subscribe the channel if you find it is useful to you and also comment. Thank you.